Assalamualaikum everyone. I am Muzammil Abbas, your physics teacher, and you are watching my YouTube channel Physics with Sir Muzammil. आज हम टाइम डिलेशन की बात करेंगे कि टाइम की वेरिएशन कैसे पॉसिबल है और किस कंडीशंस में होती है और उस देन टाइम डिलेशन का फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉपर टाइम की डेफिनेशन को देख लेते हैं। द टाइम टेकन बाय एन इवेंट टू अकर विद इन इनर्शियल फ्रेम इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन लैब में ही खड़े होके अगर स्टॉपवॉच की हेल्प से किसी भी इवेंट की या किसी भी फिनोमिना किसी भी एक्सपेरिमेंट का टाइम मेजर करता है तो उसका जो मेजर्ड टाइम होगा उसको हम प्रॉपर टाइम का नाम दे सकते हैं। बट अगर इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोई भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन लेता है या स्टॉपवॉच की हेल्प से टाइम को मेजर करता है तो उसका जो मेजर्ड टाइम होगा उसको हम प्रॉपर टाइम का नाम नहीं देंगे, बिकॉज वो प्रॉपर टाइम से डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि टाइम जो है हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम की वेरिएशन पढ़ी थी या टाइम को एक वेरिएबल क्वांटिटी यूज करते हैं, तो इसलिए इस टाइम को हम टाइम डिलेशन का नाम देंगे। अगर हम प्रॉपर टाइम की डायग्राम फॉर्म में इसकी अंडरस्टैंडिंग करें कि लेट्स हमारे पास एक लाइट सोर्स है और उसके फ्रंट डी डिस्टेंस पे एनी डिस्टेंस डी पे एक हमने रिफ्लेक्टिंग मिरर रखा हुआ है और यहीं पे ही ऑब्जर्वर जैसे ही ऑब्जर्वर लेट्स लाइट सोर्स से लाइट को एमिट करता है तो लाइट इंसिडेंट लाइट्स मिरर पे स्ट्राइक करके आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट बैक होके उसी पर्सन तक अगेन रिटर्न बैक हो जाती है। अगर यहाँ पे हम और डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट को फाइंड करना चाहें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट के लिए हम नॉर्मल फार्मूला स्पीड का ही फार्मूला यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस अगर हम मिरर और लाइट सोर्स के बिटवीन के डिस्टेंस की बात करें तो उसको हमने d रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का कोलेक्टिव डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 2d हो जाएगा और लाइट की स्पीड की वजह से हम यहाँ पे v की प्लेस पे c लिख देंगे, क्योंकि ये ऑब्जर्वर जो है रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इसका मेजर किया हुआ टाइम क्योंकि प्रॉपर टाइम होगा तो इसलिए हम इस डेल्टा टी को डेल्टा टी या p यूज करेंगे। इससे अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें तो डेल्टा टी ऑफ पी लेफ्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा विद सी, सी डेल्टा पी हो जाएगा और 2 ऑन राइट हैंड साइड क्योंकि डी के साथ विद मल्टीप्लिकेशन है तो सी के डिवीजन में चला जाएगा तो उससे डी का हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, डी इज इक्वल टू सी डेल्टा पी ओवर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं क्योंकि नेक्स्ट डेरिवेशन में इसको हमने यूज करना है। अगर हम टाइम डिलेशन की डायग्राम की तरफ जाते हैं कि हाउ टाइम इज वेरी, कि टाइम कैसे चेंज होगा, ये सिचुएशन ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइट सोर्स है जो विद एनी वेलोसिटी मूव कर रहा है बट एक्सेलरेट भी कर रहा है, मीन विद वेलोसिटी मोशन में भी है और वेरिएबल वेलोसिटी है जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट भी कर रहा है। अगर हम इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं और ऑब्जर्वर जो है वो भी लाइट सोर्स के साथ साथ ऑब्जर्वर की मोशन है। फॉर एग्जांपल कि लाइट सोर्स से लाइट अमिट होती है, इसको अमिटिंग पॉइंट आप कह सकते हैं। अमिशन ऑफ लाइट होती है और टुवर्ड मिरर वो मूव करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि लाइट सोर्स की मूवमेंट की वजह से इसकी जो इंसिडेंट लाइट की जो मूवमेंट होगी वो स्ट्रेट के बजाय टुवर्ड द इंक्लाइंडेड पाथ पे होगी, मीन किसी अलोंग एक्स एक्सिस के साथ एग्जैक्टली वर्टिकल होने के बजाय विद एनी एंगल पे होगी। अगर हम मिरर पे स्ट्राइकिंग पॉइंट के बाद रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो आफ्टर सम टाइम वो इस पॉइंट पे जाके हमें अगेन रिसीव होगी। अगर हम इसकी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट को फाइंड करना चाहें तो अगेन हम इसी फार्मूले को ही यूज करेंगे और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है क्योंकि एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रही है तो इस टाइम को हम टाइम डिलेशन वाला टाइम लेंगे जिसको हम सिंपली डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर टोटल डिस्टेंस देखें तो एस इज इक्वल टू वी टी या एस इज इक्वल टू सी डेल्टा टी हमें यूज करना है, बट यहाँ पे
क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट है, तो दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड का डिस्टेंस कवर्ड आपस में इक्वल होगा, तो इसके लिए भी हम सी डेल्टा टी बाय टू मीन हाफ ऑफ सी डेल्टा टी, और इसके लिए भी हम हाफ ऑफ सी डेल्टा टी यूज करेंगे। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट की या सोर्स, लाइट सोर्स की वेलोसिटी से अगर उसका हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहें, तो उसके लिए हम एस इज इक्वल टू वी डेल्टा टी का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। बट अगर ओ पॉइंट को हम सेंट्रल पॉइंट का नाम दे दें, तो लेफ्ट साइड पे भी वी डेल्टा टी बाय टू मीन उसका हाफ डिस्टेंस, और राइट साइड से भी ओ से लेकर इस पॉइंट तक, फाइनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम वी डेल्टा टी बाय टू यूज कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास इस डायग्राम में दो राइट एंगल ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट हो रही है, एक लेफ्ट और दूसरी राइट साइड पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट हो रही है। अब इसकी डेरिवेशन करने के लिए हम मैथ में पढ़ चुके हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करते हैं। अगर इसी राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पे हम सिंपल वे में डिफाइन कर दें कि फॉर एग्जांपल ये हमारा इंसिडेंट पॉइंट था, ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है, और ये ओ जो है ये सेंट्रल पॉइंट है, जो कि ऑब्जेक्ट या लाइट सोर्स की डिस्टेंस कवर्ड का सेंट्रल पॉइंट है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल की अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज काउंट की जाती है। राइट एंगल और इंक्लाइंड एंगल के बिटवीन की जो साइड होती है उसको हम बेस काउंट करते हैं, और बेस के 90 डिग्री की साइड को हम परपेंडिकुलर यूज करते हैं। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, जो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेन्यूज साइड होगी हमारी सी डेल्टा टी बाय टू, एंड इट्स स्क्वायर ले लिया हमने। बेस की साइड वी डेल्टा टी बाय टू है, तो देन इसका स्क्वायर ले लेंगे, वी डेल्टा टी बाय टू आ जाएगा, और परपेंडिकुलर साइड है हमारे पास टी स्क्वायर। इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हमने टाइम डिलेशन की ही डेरिवेशन करनी है। अगर इस पाइथागोरस थ्योरम में हम स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, स्क्वायर को ओपन करें सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर ओवर टू स्क्वायर, एज इट इज इसका स्क्वायर भी ओपन करें तो बी स्क्वायर डेल्टा टू स्क्वायर ओवर टू स्क्वायर आ जाएगा, एंड इस डी का एज इट इज स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अगर इस टर्म को एज अ होल टर्म को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये टर्म राइट साइड पे प्लस की है, तो लेफ्ट पे आके ये टर्म माइनस की हो जाएगी। माइनस की हो जाएगी, डिनोमिनेटर क्योंकि दोनों का सेम है, जब दो टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम हो तो ही उनका एलसीएम ले लिया जाता है, और नॉमिनेटर की टर्म्स को सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने भी यही किया है कि टू का स्क्वायर एज इट इज डिनोमिनेटर ले लिया है, और नॉमिनेटर में सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर ले लिया है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स क्योंकि कॉमन आ रही थी, लाइक जैसे डेल्टा टी स्क्वायर ओवर टू स्क्वायर कॉमन आ रहा था, तो हमने सिंपली कॉमन ले लिया और रिमेनिंग टर्म एज इट इज लिख दी, जो कि फर्स्ट टर्म में सी स्क्वायर, नेक्स्ट में से माइनस बी स्क्वायर रिमेनिंग रह रहा था, उसको हमने सिंपली यहाँ पे कॉमन फॉर्म में सेपरेट कर दिया। अगर हम टाइम की, क्योंकि हमने डेरिवेशन टाइम की करनी है, तो इसलिए टाइम की डेरिवेशन को सेपरेट करना चाहें, इस डेल्टा टी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे रहने दें और बाकी सारी टर्म्स हम राइट साइड पे शिफ्ट करें, तो टू स्क्वायर क्योंकि लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे टू स्क्वायर सॉल्व ना करने की, टू स्क्वायर को फोर ना लिखने के रीजन भी यही थी, ताकि एक इजी सिंपल एक्सप्लेनेशन हो जाए हमारी कि टू का स्क्वायर क्योंकि डी का भी स्क्वायर है, तो मैं इस टू डी को एज अ होल का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म जो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है वो राइट साइड पे जाके हमने डिवाइड कर दी है। तो इससे हमारे पास डेल्टा टी स्क्वायर की डेरिवेशन हो जाती है। इस डेल्टा टी स्क्वायर की डेरिवेशन से हमें अगर डेल्टा टी फाइंड करना हो तो डेफिनेटली हमें स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने का एक ही रूल है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से डेल्टा टी लेफ्ट साइड पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड में नॉमिनेटर की टर्म पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर की टर्म्स पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर हम इसी डेरिवेशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं, तो जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की थी जो कि प्रॉपर टाइम के साथ लिंक आउट करती है, क्योंकि हमारा पूरा टॉपिक में कंसर्न जो है वो प्रॉपर टाइम और टाइम रिलेशन के बिटवीन ही रिलेशन ड्राइव करना है। अगर हम इस डिस्टेंस
कवर्ड बाय लाइट विद प्रॉपर टाइम वाले ही डेरिवेशन को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस डी की प्लेस पे पुट कर दें, तो देन कैसे चेंजिंग या क्या वेरिएशन होगी। अगर यहाँ पे हम डी की ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये डी की वैल्यू हमने यूज की और डिनोमिनेटर में भी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म है, तो यहाँ पे 2 and 2, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है और ये 2 डिवीजन में है, जो कि डी की प्लेस वाला 2 है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास टर्म जो रह जाएगी सी डेल्टा टी ऑफ पी और डिनोमिनेटर में रह जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नॉमिनेटर में ये जो सी है इसको मैं डबल रेसिप्रोकल फॉर्म में भी यूज कर सकता हूँ। मैथ का एक रूल है कि डबल रेसिप्रोकल फॉर्म जो होती है वो नॉमिनेटर में शिफ्ट हो जाती है, तो इसलिए इस सी की टर्म को मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। इस डिनोमिनेटर की शिफ्ट करने के साथ यहाँ पे जस्ट सी था और ये टर्म क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ है तो इस टर्म का हम स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं और स्क्वायर भी ले लेते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट वैसे तो कैंसल आउट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्योंकि टर्म इनसाइड द स्क्वायर रूट चाहिए तो इसलिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम खुद से ही ले लेंगे ताकि हमारी डेरिवेशन इजी हो सके। नेक्स्ट स्टेप में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर एज अ होल दोनों का क्योंकि इंडिविजुअल स्क्वायर रूट है तो मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग हम इनको सेपरेट स्क्वायर रूट था तो सेपरेट स्क्वायर रूट को हम इंडिविजुअल स्क्वायर रूट के फॉर्म में ले आएंगे। और सी स्क्वायर क्योंकि दोनों टर्म्स पे डिविजिबल है, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर पे दोनों पे डिवाइड हो रहा था, तो हमने उनको सिंपली इंडिविजुअल वैल्यूज पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्योंकि वो एलसीएम फॉर्म बनी हुई थी हमने उसकी एलसीएम फॉर्म को ब्रेक डाउन कर दिया है, उससे सी स्क्वायर की टर्म सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास रह जाएगा डेल्टा टी ऑफ पी जो कि प्रॉपर टाइम है ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये कि हमारे पास टाइम डिलेशन का फॉर्मूला बन जाता है कि टाइम डिलेशन इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर रूट। इस टाइम डिलेशन को फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं किसी भी ऐसी प्लेस पे कि जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद एनी वेलोसिटी मूव कर रहा होता है तो उसका टाइम कैसे वेरी होगा अगर आपने फाइंड करना हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम ये भी कह सकते हैं टाइम डिलेशन के रिलेटेड कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी दो पर्सन है फॉर एग्जांपल जिन दोनों की एज जो है वो इक्वल है आपस में लाइक के 20 ईयर है और दोनों एट अर्थ है और फॉर 10 ईयर एक पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन जो है लाइक अर्थ पे ही रह जाता है नेक्स्ट 10 ईयर के लिए और दूसरा एक पर्सन जो है एक स्पेस शटल में चला जाता है जो स्पेस शटल स्पीड ऑफ लाइट के किसी अप्रोचेस में या स्पीड ऑफ लाइट के किसी फ्रैक्शन में मूव कर रही थी। तो उस केस में आफ्टर 10 ईयर मीन जो अर्थ वाला पर्सन होगा उसकी टोटल एज जो हो जाएगी वो 30 ईयर हो जाएगी, लेकिन जो पर्सन स्पेस शटल के इनसाइड विद फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा था अगर वो अपने साथ कोई टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी ले जाता है तो उसका जो टाइम मेजर्ड होगा वो कभी भी 30 ईयर नहीं होगा और इसी चीज को हम टाइम डिलेशन कहते हैं। और इस चीज को अगर आपको वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट नॉन होगी तो उससे आप टाइम डिलेशन इस फॉर्मूले की हेल्प से मेजर भी कर सकते हैं। इसके रिलेटेड कुछ मेजर कॉन्सेप्ट लाइक एमसीक्यूज टाइप भी बन सकते हैं कि लाइक अगर तो हम कहते हैं कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है रेस्ट पे है, अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो उस टाइम क्या होगा जब v की वैल्यू को आप 0 पुट करेंगे 0 माइनस सी 0 अपॉन सी स्क्वायर आंसर इज 0, 1 माइनस 0 आंसर इज 1 एंड 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट आंसर इज 1। तो उस टाइम डेल्टा टी जो है मीन टाइम डिलेशन जो है प्रॉपर टाइम के एग्जैक्टली इक्वल होगा, मीन प्रॉपर टाइम और टाइम डिलेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही हमारा रेस्ट हो जाएगा। अगर हम दूसरा केस देखते हैं कि फॉर एग्जांपल क्योंकि कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अटेन नहीं कर सकता कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट की किसी फ्रैक्शन में मूव कर रहा है तो उस टाइम जो टाइम डिलेशन होगा वो ऑलवेज प्रॉपर टाइम से ग्रेटर आ रहा होगा क्योंकि टाइम वहां पे स्लो डाउन हो रहा होता है
तो उस केस में, क्योंकि अगर आप v की एनी वैल्यू यूज करते हैं, उसको सी स्क्वायर पर डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर आ जाएगा वो 0.00 समथिंग में आ जाएगा। जब उससे आप उसको आप 1 से माइनस करेंगे तो तब भी आंसर 0 पॉइंट समथिंग में रहेगा। जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तब भी आंसर 0 पॉइंट समथिंग में रहेगा। और जब आप प्रॉपर टाइम पे 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यू मीन जीरो से पॉइंट से स्मॉलर वैल्यू को डिवाइड करेंगे, तो उस केस में इस टाइम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप तीसरी सिचुएशन देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के एग्जैक्टली इक्वल स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो इन्फिनाइट वैल्यू रखेगा, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है। क्योंकि प्रॉपर टाइम पे जब आप 1 - b² की प्लेस पे c की वैल्यू यूज करेंगे, तो देन c² और c² आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिससे 1 - 1 ही रिजल्ट आ रहा होगा। एंड 1 - 1 आंसर इज 0। स्केयर रूट ऑफ 0 अगेन 0 वैल्यू होगी। और जब आप उसको प्रॉपर टाइम को 0 पे डिवाइड करेंगे, तो मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी या अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इसलिए जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल मूव करेगा, तो देन आप उसके टाइम को डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो जो कि एक अनडिफाइंड सिचुएशन है, जो कि एक उसको हम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन भी कह सकते हैं। तो ये है टाइम डिलेशन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।